ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 47 घातक परिणाम। दिन निकलने में लगभग 2 घंटे बाकी थे। यह वह समय था जिसे शरद ऋतु के मौसम में सचमुच रात का सबसे गहरा हिस्सा कहा जा सकता है, जब गलियां शांत और वीरान होती हैं, जब आवाजें भी सोती सी प्रतीत होती हैं और बुराई और शराबखोरी घर लौटकर सपने देखने में व्यस्त होती हैं। यह उसी शांत और नीरव समय में था जब फेगिन अपनी पुरानी खोह में बैठा था। उसका चेहरा विकृत और पीला, और उसकी आंखें इतनी लाल और खून से भरी हुई थीं कि वह किसी आदमी से कम और किसी डरावने भूत से अधिक लगता था, जैसे वह कब्र से निकला हो और किसी बुरी आत्मा द्वारा सताया जा रहा हो। वह ठंडी अंगीठी के सामने दुबक कर बैठा था, एक पुरानी फटी चादर में लिपटा हुआ। उसका चेहरा उस जलती हुई मोमबत्ती की ओर था जो उसके बगल में रखी मेज पर रखी थी। उसका दाहिना हाथ उसके होठों तक उठा हुआ था, और जैसे ही वह विचारों में डूबा अपने लंबे काले नाखूनों को काट रहा था, उसने अपने बिना दांतों वाले मसूड़ों में से कुछ ऐसे दांत दिखाए जो कुत्ते या चूहे के होने चाहिए थे। फर्श पर पड़े गद्दे पर नोआक लेपोल सो रहा था। उसकी ओर कभी कभी बूढ़ा आदमी अपनी आंखें कुछ देर के लिए उठाता और फिर उन्हें वापस मोमबत्ती की ओर ले जाता, जिसकी लंबी बुझी हुई बाती लगभग मुड़ी हुई थी और गर्म मोम टेबल पर टपक रही थी, जो साफ तौर पर दिखाती थी कि उसके विचार कहीं और व्यस्त थे। वास्तव में उसके मन में कई विचार थे। अपनी योजना के विफल होने पर अपमान, उस लड़की से नफरत जिसने अजनबियों से झूठ बोला था, और इस बात पर संदेह कि उसने उसे छोड़ने से इनकार करने में कितनी ईमानदारी दिखाई थी। अपने बदला लेने के मौके को खोने पर कड़वाहट, पकड़े जाने, बर्बाद होने और मरने का डर, और इन सब के कारण उसके दिल में जलती एक उग्र और घातक क्रोध की आग। ये सारे भावनाएं तेजी से उसके दिमाग में घूम रही थीं। वह बिना अपनी स्थिति बदले बैठा रहा, बिना समय की परवाह किए, जब तक उसकी तेज सुनने की शक्ति ने गली में एक कदमों की आवाज को पकड़ नहीं लिया। आखिरकार उसने बड़बड़ाते हुए अपने सूखे और बुखार से तपते हुए मुंह को पोंछा। आखिरकार घंटी धीरे से बजी जब उसने बात की। वह सीढ़ियों से दरवाजे की ओर रेंगता हुआ गया और थोड़ी देर में वापस आया। साथ में एक आदमी था जो गले तक लिपटा हुआ था और एक बंडल उसके एक हाथ के नीचे था। बैठते हुए और अपनी बाहरी कोट को पीछे खींचते हुए उस आदमी ने अपना भारी शरीर दिखाया, जो साइक्स था। ये लो, उसने कहा, बंडल को मेज पर रखते हुए। इसका ख्याल रखना और इससे जो हो सके वो कर लेना। इसे पाने में काफी मुश्किल हुई है। मुझे लगा कि 3 घंटे पहले यहाँ होना चाहिए था। फेगिन ने बंडल पर हाथ रखा और उसे अलमारी में बंद करके बिना कुछ कहे वापस बैठ गया। लेकिन इस दौरान उसने एक पल के लिए भी अपनी नजर चोर से नहीं हटाई, और जब वे एक दूसरे के सामने बैठे तो उसने साइक्स को इतनी तीव्रता से देखा कि उसके होंठ कांपने लगे और चेहरा भावनाओं से इतना बदल गया कि चोर अनजाने में अपनी कुर्सी पीछे खींचने लगा और डर के साथ उसे देखने लगा। अब क्या? साइक्स चिल्लाया। तू एक आदमी को ऐसे क्यों देख रहा है? फेगिन ने अपना दायां हाथ उठाया और कांपती हुई उंगली हवा में हिलाई, लेकिन उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसकी बोलने की ताकत कुछ समय के लिए चली गई थी। धत्तेरे की, साइक्स ने कहा, अपने सीने में कुछ महसूस करते हुए और डर के साथ देखने लगा। ये पागल हो गया है। अब मुझे अपनी देखभाल करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, फेगिन ने अपनी आवाज पाते हुए कहा। ऐसा नहीं है, तू नहीं है, बिल। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। ओह, तुझसे कोई शिकायत नहीं है, साइक्स ने सख्ती से उसे देखते हुए कहा और दिखावे के तौर पर अपनी पिस्तौल को एक और सुविधाजनक जेब में डाल दिया। यह अच्छा है हम में से एक के लिए। कौन सा? ये मायने नहीं रखता।
मुझे तुझसे कुछ ऐसा कहना है, बिल, फेगिन ने अपनी कुर्सी पास खींचते हुए कहा, जो तुझे मुझसे भी बुरा बना देगा। हाँ, चोर ने अविश्वास के भाव से जवाब दिया। कहो, जल्दी करो, वरना नैन्सी सोचेगी कि मैं कहीं खो गया हूं। खो गया? फेगिन चिल्लाया। वो तो पहले ही अपने दिमाग में ये सोच चुकी है। साइक्स ने बड़ी उलझन के साथ यहूदी के चेहरे में देखा और वहां से कोई संतोषजनक जवाब न पाकर उसने अपने भारी हाथ से उसकी कोट की कॉलर को पकड़ा और जोर से हिलाया। बोल, क्या कहना है? उसने कहा। अगर तू नहीं बोलेगा तो सांस के लिए तरस जाएगा। मुंह खोल और सीधे शब्दों में कह दे। बोल, तू बुढ़ा कुत्ता, बोल। मान लो कि वो लड़का जो वहां लेटा हुआ है, फेगिन ने शुरू किया। साइक्स ने मुड़कर देखा जहां नोआ सो रहा था, जैसे उसने उसे पहले देखा ही नहीं था। हाँ, तो उसने कहा, वापस अपनी स्थिति में लौटते हुए। मान लो कि वो लड़का, फेगिन ने आगे कहा, हम सबकी पोल खोल दे, पहले सही लोगों को ढूंढे और फिर उनसे गली में मिलकर हमारे चेहरों का हुलिया बताए, हर निशान का जिक्र करे जिससे वो हमें पहचान सकें, और वो जगह भी बता दे जहां हमें आसानी से पकड़ा जा सके। मान लो कि वो ये सब कर दे, और इसके अलावा उस योजना के बारे में भी बताए जिसमें हम सब किसी न किसी तरह शामिल रहे हैं, अपने मन से, न कि पकड़ा गया, फंसाया गया या पादरी के बहकावे में आकर, बल्कि अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से रात को चोरी छिपे बाहर जाकर उन लोगों से मिले जो हमारे खिलाफ हैं, और उन्हें सब कुछ बता दे। सुन रहे हो? यहूदी ने गुस्से में आंखें चमकाते हुए चिल्लाया। मान लो कि वो ये सब कर दे, फिर क्या? फिर क्या? साइक्स ने जोर से शपथ लेते हुए कहा। अगर वो तब तक जिंदा रहा जब तक मैं आया, तो मैं उसके सिर को अपने बूट की लोहे की एड़ी से इतनी बार कुचल दूंगा कि उसके सिर पर जितने बाल हैं, उतने ही टुकड़े हो जाएंगे। अगर मैं ये करूं, फेगिन लगभग चीखते हुए बोला। मैं जो इतना कुछ जानता हूं, और खुद के अलावा कई औरों को फांसी पर लटका सकता हूं। मुझे नहीं पता, साइक्स ने अपने दांत भींचते हुए कहा, और केवल इस विचार से सफेद पड़ गया। मैं जेल में कुछ ऐसा कर दूंगा कि मुझे बेड़ियों में डाल दिया जाएगा, और अगर मुझे तुम्हारे साथ ट्रायल हुआ, तो मैं कोर्ट में ही तुम्हारे ऊपर टूट पड़ूंगा, और सबके सामने तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। मेरे अंदर इतनी ताकत होगी, चोर ने अपने भारी हाथ को ऊपर उठाते हुए बड़बड़ाया, कि मैं तुम्हारा सिर ऐसे कुचल दूंगा जैसे कोई भरी हुई गाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई हो। तुम करोगे? करूंगा, घर में चोरी करने वाले ने कहा। आजमा लो। अगर वो चार्ली होता, या डॉजर, या बेट, या मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन, साइक्स ने बेसब्री से कहा। कोई भी हो, मैं उसके साथ वही करूंगा। फेगिन ने चोर की ओर कड़ी नजर से देखा और उसे चुप रहने का इशारा करते हुए फर्श पर सोए हुए बच्चे की ओर झुक गया, उसे जगाने के लिए उसे हिलाया। साइक्स अपनी कुर्सी में आगे झुका, अपने घुटनों पर हाथ रखकर देखता रहा, जैसे सोच रहा हो कि ये सब सवाल और तैयारी आखिर किस ओर ले जाएगी। बोल्टर, बोल्टर। बेचारा लड़का, फेगिन ने कहा, शैतानी उम्मीद के भाव से ऊपर देखते हुए, धीरे धीरे और जोर देकर बोलते हुए। वो थक गया है, उसे इतनी देर तक उसकी निगरानी करते करते थकान हो गई है, उसकी निगरानी करते हुए। बिल, तू क्या कहना चाहता है? साइक्स ने पीछे हटते हुए पूछा। फेगिन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सोए हुए लड़के की तरफ फिर से झुककर उसे बैठने की स्थिति में खींच लिया। जब उसका नया नाम कई बार दोहराया गया, तो नोआ ने अपनी आंखें मलते हुए जम्हाई ली और सुस्त नजरों से इधर-उधर देखा। फिर से बताओ एक बार और, ताकि ये भी सुन ले, यहूदी ने साइक्स की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या बताऊं? नींद से भरे नोआ ने चिढ़कर अपने आप को झटकते हुए पूछा। वो नैन्सी के बारे में, फेगिन ने कहा, साइक्स की कलाई पकड़ते हुए,
जैसे उसे घर से बाहर जाने से रोकना चाहता हो जब तक कि वो सब कुछ सुन न ले। तुमने उसका पीछा किया? हाँ। लंदन ब्रिज तक? हाँ। जहां उसने दो लोगों से मुलाकात की? हाँ, की। एक आदमी और एक औरत से, जिनके पास वो अपनी मर्जी से पहले भी गई थी, जिन्होंने उससे कहा कि वो अपने सभी साथियों को छोड़ दे, और सबसे पहले मोक्स को, जो उसने किया, और उसका हुलिया बताया, जो उसने किया, और ये भी बताया कि हम किस घर में मिलते हैं और किस घर में जाते हैं, जो उसने किया, और वो घर कहाँ से सबसे अच्छी तरह देखा जा सकता है, जो उसने किया, और किस समय लोग वहां जाते हैं, जो उसने किया। उसने ये सब किया। उसने एक एक बात बिना किसी डर या झिझक के बता दी। क्या उसने नहीं किया? फेगिन ने गुस्से से आधे पागल होकर चिल्लाया। सब ठीक है, नोआ ने सिर खुजलाते हुए जवाब दिया। यही तो हुआ था। पिछले रविवार के बारे में क्या कहा था? पिछले रविवार के बारे में, नोआ ने सोचा। अरे, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था। फिर से? फिर से बताओ, फेगिन ने साइक्स की पकड़ और कसते हुए चिल्लाया, और अपने दूसरे हाथ को हवा में लहराते हुए कहा, जैसे उसकी जुबान से झाग निकल रही हो। उन्होंने उससे पूछा, नोआ ने कहा, जो अब जागने लगा था और धीरे धीरे साइक्स को पहचानने लगा था। उन्होंने उससे पूछा कि वो पिछले रविवार क्यों नहीं आई, जैसा उसने वादा किया था। उसने कहा, वो आ नहीं सकी। क्यों क्यों? उसे ये बताओ। क्योंकि उसे जबरदस्ती घर पर रोके रखा गया था, बिल द्वारा, उस आदमी द्वारा, जिसके बारे में उसने पहले बताया था, नोआ ने जवाब दिया। उसके बारे में और क्या कहा? फेगिन ने चिल्लाया। उस आदमी के बारे में और क्या कहा, जिसके बारे में उसने पहले बताया था? उसे ये बताओ, उसे ये बताओ। कहा कि वो आसानी से बाहर नहीं निकल सकती थी, जब तक कि उसे ये न पता हो कि वो कहाँ जा रही है, नोआ ने कहा। और जब वो पहली बार उस औरत से मिलने गई, तो हाँ। 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 मुझे हंसी आई जब उसने कहा, ऐसा हुआ। उसे उसने लाउडेनम, नशीली दवा, का पेय पिला दिया। नरक की आग, साइक्स ने गुस्से से चीखते हुए कहा, और यहूदी से जोर से छूट गया। मुझे जाने दो। बूढ़े आदमी को अपने से धकेलते हुए वो कमरे से भागा और तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ गया। बिल बिल, फेगिन ने उसका पीछा करते हुए हड़बड़ाकर कहा। बस एक बात। सिर्फ एक बात। बात शायद हो नहीं पाती, अगर घर तोड़ने वाला दरवाजा खोलने में नाकामयाब न होता, जिस पर वो बेकार की गालियां और जोरस बर्दस्ती कर रहा था। तभी यहूदी हांफते हुए वहां पहुंचा। मुझे बाहर जाने दो, साइक्स ने कहा। मुझसे बात मत करो, ये सुरक्षित नहीं है। मैं कहता हूं, मुझे बाहर जाने दो। मेरी बात सुनो, फेगिन ने ताले पर हाथ रखते हुए कहा। तुम? क्या? दूसरे ने जवाब दिया। तुम बहुत ज्यादा हिंसक तो नहीं होगे, बिल? दिन का उजाला होने लगा था, और इतनी रोशनी थी कि आदमी एक दूसरे के चेहरे देख सकते थे। उन्होंने एक क्षण के लिए एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में ऐसी आग थी जिसे गलत नहीं समझा जा सकता था। मेरा मतलब है, फेगिन ने कहा, यह जाहिर करते हुए कि अब कोई ढोंग करना व्यर्थ है, इतना हिंसक नहीं कि खतरा बढ़ जाए। होशियार रहना, बिल, और बहुत ज्यादा साहस मत दिखाना। साइक्स ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दरवाजा, जिसे फेगिन ने लॉक कर रखा था, खोलते ही वह शांत गलियों में तेजी से निकल पड़ा। बिना रुके, बिना सोचे समझे, बिना दाएं बाएं देखे, आसमान की ओर नजर उठाए बिना, और न ही नीचे जमीन पर, वह सीधे आगे की ओर बढ़ता रहा। उसके दांत इतनी मजबूती से भिंचे हुए थे कि उसके जबड़े की नसें खींचकर उसकी त्वचा से बाहर निकलती हुई प्रतीत हो रही थीं। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, न ही एक भी मांसपेशी को ढीला छोड़ा, जब तक वह अपने घर के दरवाजे तक नहीं पहुंच गया।
उसने धीरे से चाबी से दरवाजा खोला, हल्के कदमों से सीढ़ियां चढ़ा, अपने कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा दोबारा लॉक करके एक भारी मेज उसके खिलाफ टिकाकर खड़ी कर दी। फिर बिस्तर के पर्दे को हटाया। लड़की आधे कपड़ों में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी नींद में खलल पड़ चुकी थी, क्योंकि उसने घबराई और चौंकी हुई नजर से ऊपर देखा। उठो, आदमी ने कहा। यह तुम हो, बिल, लड़की ने कहा, उसके लौटने पर खुशी जाहिर करते हुए। हाँ, मैं हूं, उसने जवाब दिया। उठो। कमरे में एक मोमबत्ती जल रही थी, लेकिन आदमी ने उसे जल्दी से मोमबत्ती दान से निकालकर चूल्हे के नीचे फेंक दिया। बाहर सुबह की हल्की रोशनी देखकर लड़की पर्दे हटाने उठी। रहने दो, साइक्स ने उसके सामने हाथ रखकर कहा। जो करने आया हूं, उसके लिए यह रोशनी काफी है। बिल, लड़की ने डर से कांपती आवाज में कहा, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? लुटेरा कुछ क्षणों तक उसकी ओर देखता रहा। उसकी नथुनें फैली हुई थीं और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। फिर उसने लड़की के सिर और गले को पकड़कर उसे कमरे के बीच में खींचा, दरवाजे की ओर एक बार देखा और अपना भारी हाथ उसके मुंह पर रख दिया। बिल, बिल, लड़की ने मौत के डर से जूझते हुए कहा, मैं चीखूंगी या रोऊंगी नहीं, एक बार भी नहीं। सुनो मुझे, मुझसे बात करो, बताओ मैंने क्या किया है। तुम्हें पता है, तुम्हारी चालाकी, लुटेरे ने दबी आवाज में कहा। तुम्हारी हर बात सुनी गई। तो मेरी जान बख्श दो, भगवान के नाम पर, जैसे मैंने तुम्हारी बख्शी थी, लड़की ने उससे लिपटते हुए कहा। बिल, प्यारे बिल, तुम्हारा दिल इतना कठोर नहीं हो सकता कि मुझे मार डालो। सोचो, मैंने सिर्फ इस एक रात के लिए तुम्हारे लिए क्या क्या छोड़ा है। तुम्हें सोचने का मौका मिलेगा और खुद को इस गुनाह से बचाने का। मैं अपना हाथ नहीं छोड़ूंगी, तुम मुझे नहीं हटा सकते। बिल, भगवान के लिए, तुम्हारे अपने लिए और मेरे लिए खून बहाने से पहले रुक जाओ। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ वफादारी की है, मेरी गुनाहगार आत्मा की कसम है। आदमी ने अपनी बाहों को छुड़ाने के लिए जोर लगाया, लेकिन लड़की की बाहें उसके चारों ओर कसकर लिपटी हुई थीं। वह उसे चाहकर भी नहीं हटा सका। बिल, लड़की ने अपने सिर को उसके सीने पर रखने की कोशिश करते हुए कहा, आज रात उस सज्जन और उस प्यारी महिला ने मुझे एक ऐसे घर के बारे में बताया जो किसी दूर देश में है, जहां मैं अपनी बाकी जिंदगी शांति से बिता सकती हूं। मुझे उन्हें फिर से देखने दो और उनसे तुम्हारे लिए भी वही दया और अच्छाई मांगने दो, और चलो हम दोनों इस भयानक जगह को छोड़ दें। अलग अलग रहकर बेहतर जिंदगी बिताएं और अपने पिछले जीवन को भूल जाएं। यह पछताने के लिए कभी देर नहीं होती। उन्होंने मुझे यही कहा, मैं अब इसे महसूस करती हूँ, लेकिन हमें थोड़ा समय चाहिए, बस थोड़ा, बहुत थोड़ा समय। चोर ने एक हाथ को छुड़ाया और अपनी पिस्तौल पकड़ी, लेकिन उसे तुरंत यह एहसास हुआ कि अगर उसने गोली चलाई तो वह तुरंत पकड़ लिया जाएगा। अपने गुस्से के चरम में भी यह बात उसके दिमाग में कौंध गई। उसने अपनी पूरी ताकत से पिस्तौल की बट को लड़की के चेहरे पर 2 बार मारा। लड़की लड़खड़ा गई और गिर पड़ी, उसका चेहरा खून से भर गया। लेकिन उसने खुद को घसीटते हुए अपने घुटनों के बल खड़ा किया, अपने सीने से एक सफेद रुमाल निकाला जो रोज मेली का था, और उसे अपने कांपते हाथों से ऊपर उठाते हुए भगवान से दया की आखिरी दुआ मांगी। यह एक भयानक दृश्य था। हत्यारा दीवार की ओर पीछे हटते हुए, उस दृश्य को अपने हाथ से ढकते हुए एक भारी डंडा उठाया और उसे लड़की पर जोर से मार दिया।